हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का कंप्लीट नॉलेज में। तो आइए आज हम लोग पार्ट 5 यानी कि तत्वों का अर्थ वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसे पहले मैं इस चैप्टर को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए पूरे केमिस्ट्री में हम लोगों को तत्वों के बारे में ही अध्ययन करना है और उनके यौगिक के बारे में, तो इसलिए इसे पहले ले रहा हूँ। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2, चैप्टर 3 और इस तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए अभी तक हमारे कुल प्रकृति में जितने तत्व गया था उनकी कुल संख्या 118 है। देखिए 118 तत्व कुल हमें प्रकृति में गए थे। तो इसमें क्या सभी प्राकृतिक तत्व है? नहीं, इसमें देखिए 94 जो तत्व मिला है ना, ये प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक। और 24 जो तत्व है यह कृत्रिम रूप यानी मानव द्वारा बनाया गया तत्व है। तो इन सभी को मिलाकर 118 तत्व पीरियोडिक टेबल में मिला है। तो इस तत्वों को वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण क्यों किया गया? क्योंकि इसके अध्ययन में हमें आसानी होगी इसके बारे में पढ़ने में। देखिए यदि आप 10th क्लास में मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत सारे बुक होगा। आपके पास साइंस का 3 बुक होगा, ये सोशल साइंस का 2-3 बुक होगा, और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सभी बुक यदि एक जगह रख दीजिएगा ना तो आपको किसी बुक को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन सेपरेट अलग अलग रख दीजिएगा ना तो थोड़ा जल्दी आपको मिल जाएगा जब ढूंढने जाइएगा। तो इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया, इसको अध्ययन को आसान बनाने के लिए। तो इस तत्वों को ये पूरा 118 तत्व है जिसको वर्गीकरण किया गया है विभिन्न प्रकार से। और बहुत सारे इसके जब प्रारंभिक शुरुआत हुआ ना वर्गीकरण का, तो बहुत से नियम फेल भी हुआ और अंत में जाकर हम लोगों को एक ऐसा नियम मिला जिसके आधार पर पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ। तो देखिए इसको पहला जो वर्गीकरण हुआ वह धातु और अधातु, धातु अधातु के आधार पर पहला वर्गीकरण हुआ। तो इस वर्गीकरण को लंबाजे द्वारा वर्गीकरण किया गया। लंबाजे वैज्ञानिक, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं, लंबाजे वैज्ञानिक का नाम है जिनके द्वारा यह मॉडल प्रस्तुत किया गया। तो इसमें इस प्रकार से विभाजित किया गया। तो उन्होंने देखा कि सभी प्रकार के धातु जो है ना उनके गुण लगभग समान होते हैं। तो प्रारंभ में बहुत कम तत्व थे, आज तो 118 हो गए हैं, जो कि उस समय आसानी से इस पर विभाजित किया गया तत्वों को, लेकिन बाद में यह असफल हो गया। तो पहला उन्होंने क्या किया कि सभी धातुओं में लगभग गुण समान होते हैं। तो उसमें धातु जो होती है चमकीली होती है, धातु चमकीला यानी चमकता है, और अधातु चमकीला नहीं होता है। धातु में जो गुण होता है ना वो ठीक अधातु में विपरीत हो जाता है। दूसरा इन्होंने दिया कि धातुएं तन्य होती है। तीसरा बतलाया कि धातुएं आघात वर्धनीय, आघात वर्धन। चौथा बतलाया धातुएं ऊष्मा का चालन करती है, विद्युत का चालन करती है, और धातु का जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड यानी कि मान लीजिए ये सोडियम धातु हो गया, तो इसमें ओ लगा दीजिए तो यह ऑक्साइड बन जाता है, धातु का ऑक्साइड। और यह क्षारीय होता है। तो धातु का प्रकृति इन्होंने देखा कि क्षारीय होता है। और अधातु में ठीक इसके विपरीत धातु वाले को, यह तन्य नहीं होती है, आघातवर्धनीय नहीं होता है, ऊष्मा का चालन नहीं करती है, विद्युत का चालन नहीं होता है, और इसकी जो होता है अम्लीय होता है। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये सब तो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो देखिए इसको थोड़ा थोड़ा बतला रहा हूँ। चमकना मतलब देखते हैं जब नया स्टील किन के आता है ना, तो वो धातु तो स्टील की तरह जो उजला चमकता है, तो वही धातु का गुण होता है कि धातु चमकीला दिखाई देती है। जो ड्रम व्रम बनाया जाता है या उजला चमकता है, कराकट वराकट देखे होंगे, तो भले ही मिश्र धातु से या किसी और से बना होगा, लेकिन ये धातु की तरह चमकते हैं। ये तन्य मतलब तार खींचा जा सकता है। जो देखते हैं घर में वायर लगा होता है, लाइट हम लोग की जलती है, तो तन्यता के आधार पर बनी होती है, यानी तार खींचना। आघातवर्धनीय, देखिए ड्रम जो होता है ना, पीट कर चादर बनाकर और पुनः उसे ड्रम बनाया जाता है, तो इसी को गुण को आघातवर्धनीय। ऊष्मा का चलन कैसे होता है? तो देखिए
जब कहीं पर आगे लहकता है ना तो एक छड़ का टुकड़ा लीजिएगा और आगे के पास रख लीजिएगा, तो देखिए कि धीरे धीरे पूरा छड़ गर्म हो जाता है, यानी कि उसमें ऊष्मा प्रवाहित होता है, चलता है। तो इसी गुण को ऊष्मा का चालक कहते हैं। और विद्युत भी जानते हैं, विद्युत भी चलता है, कहीं पर लाइन जल रहा है और छड़ लेकर उसमें ठेकाइएगा तो आपको भी झटका देता है। ये इस प्रकार से पता चलता है कि विद्युत धातु का चालन होता है विद्युत का, और क्षारीय होता है। तो नोट कर लीजिए, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है 2-3 नंबर में, तो नोट कर लीजिएगा। और अगला जो विभाजित हुआ, और देखिए ये तो धातु धातु के आधार पर वर्गीकरण हो गया, लेकिन ये क्या हुआ कि जब बहुत सारे तत्वों को आगे आविष्कार हुआ ना, खोज हुआ, तो यह फेल हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए मिटा रहा हूँ इसे, देखिए कि यह धातु और अधातु वाला जो वर्गीकरण था वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि देखिए सोडियम, इसको सोडियम बोलते हैं और इसको प्लेटिनम, यह जो दोनों धातु है, लेकिन इन दोनों का गुण दिखेगा तो विपरीत होता है। कैसे? देखिए ये सोडियम जो है ना, खुले वायु में अगर छोड़ दीजिएगा इसी तरह से तो लहकने लगता है। तो सोडियम एक धातु है जो अति क्रियाशील धातु है, लेकिन प्लेटिनम भी धातु है जो कि एक अक्रिय धातु है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार से धातुओं को गुण अलग अलग होने लगे, जिसके प्रकार से यह फेल हो गया। और अधातु में देखिएगा ना, अधातु में भी यही गुण पाया गया, इसलिए फेल हुआ। क्योंकि देखिएगा ग्रेफाइट और सल्फर, ये दोनों है अधातु, लेकिन इन दोनों का गुण भी भिन्न भिन्न मिल गया, जिसके कारण से यह फेल हो गया। तो ये कार्बन का अप्रूप होता है और ये सल्फर होता है, इसका परमाणु संख्या 16 होता है, तो इसलिए यह फेल हो गया। तो आगे जब ये फेल हुआ ना, तो दूसरे वैज्ञानिक आए और उन्होंने दूसरे तरीके से वर्गीकरण किया। तो दूसरा तरीका यह है कि इन्होंने संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण किया। दूसरा वर्गीकरण संयोजकता। अब देखिए संयोजकता क्या होता है। मान लीजिए ये सोडियम हो गया, इसकी परमाणु संख्या 11 होता है, तो कैसे पता चलेगा कि इसकी संयोजकता क्या होती है? तो इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि संयोजकता क्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। अभी आया कैसे? तो इसको 2n² एक फार्मूला होता है, इसी पर लिखा जाता है यह संयोजकता, जो कि देखिए यहाँ पूरे डिटेल में मैं बतला रहा हूँ आपको। और KLMN ये जो कक्षा की संख्या होते हैं, मान लीजिए ये कोई तत्व हो गया और इसी प्रकार से न बना रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन सभी में, और एक है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। धातु में क्या होता है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं ना, जो चक्कर लगाते हैं इधर उधर, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह कक्षा 1 हो गया, 2 3 4। तो एक कक्षा में क्या करेंगे हम, इसको 1 2 3 4 कक्षा की संख्या मान लिया, तो 2n²। अब देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा 8, इसी प्रकार से बारी बारी से रखते जाएंगे तो मिलता है 2 8 18 और 32। इस प्रकार से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए यह तो हो गया सोडियम का, मैंने लिख दिया। और हो सकता है यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो अच्छे से आगे आपको पूरे डिटेल में बताया जाएगा, और समझने की कोशिश कीजिए तब तक। देखिए अब इसकी संयोजकता क्या होता है वो कैसे पता चलेगा। देखिए धातु हो या धातु हो, वह अपनी अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण कब होता है, जब उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके किसी भी धातु का या अधातु का जो होता है अष्टक पूर्ण हो जाता है, और वह किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते, उसका काम अच्छा से हो जाता है जितना चाहिए उसको। तो देखिए इसको 2 8 एक जो है वो फालतू है, तो ये क्या करेगा, एक या तो दान करेगा या किसी से लेगा। तो संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व के द्वारा अपनी अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो देखिए अब देखिए ये दोनों की संयोजकता 1 होता है, तो कैसे पता चलेगा, जब अंतिम कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है किसी तत्व का ना, तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और जब अंतिम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह ग्रहण करता है।
क्यों? जैसे देखिए एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 2 रुपये किसी के पास है, किसी के पास 8 रुपया है, और किसी का भी काम पूरा नहीं हुआ है। यदि 10 रुपया किसी के पास हो जाए तो इसमें से किसी एक का काम बन सकता है और इसका भी बन सकता है, दोनों का काम बन सकता है। तो जिसके पास कम है ना तो क्या कहेगा इससे कि तुम दे दो, तो जिसके पास बेचे हो तो देगा नहीं, कहेगा तुम तो हमसे ज़्यादा ले रहे हो, यदि तुम हमको कम ही दे दोगे, कम ही संख्या में कुछ दे दोगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसलिए जो कम वाला है ना तो वो त्याग देता है और बेसी वाला जो है वो ग्रहण कर लेता है। इसीलिए सोडियम पे देखिएगा 1 2 3 तक त्याग कर देता है, तो इस पर एक प्लस आ जाता है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाता है। और क्लोरीन पे देखिएगा ना तो इसका 7 तक है, तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो इसलिए इस पर एक माइनस आ जाता है और इसका भी पूर्ण हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसकी कक्षा भर देता है पूरी तरह से और उसका काम अच्छे से चलता है। तो क्या करेगा कि कम वाला त्याग देता है और अधिक वाला ग्रहण कर लेता है। तो इसी प्रकार से संयोजकता निकाला जाता है। तो क्लोरीन का भी संयोजकता 1 हो गया, देखिए दोनों का संयोजकता 1 हो जाता है, क्लोरीन का भी 1 और सोडियम का भी 1, लेकिन इसका प्लस में हो जाता है और इसका माइनस में हो जाता है। तो ये दूसरा संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण हुआ। तो आगे इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अच्छे से देखिए। ये वीडियो छोटे छोटे मैं क्यों बना रहा हूँ, देखिए बहुत से लोग पूरे मान लीजिए ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, यदि किसी टॉपिक में दिक्कत है किसी को उनको, तो आइए चैनल पर और जिस टॉपिक में दिक्कत है उस वीडियो को खोलिए और पूरे अच्छे से समझ कर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरे वीडियो को देखिए ही देखिए, नहीं, जो आपको टॉपिक कमजोर है या समझ में नहीं आता तो उसी को देखिए और अच्छे से समझिए, नोट बनाइए। और आशा करता हूँ आप लोग समझते होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।